हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हमारा ये जो चैप्टर है नर एवं मादा युग्मोद्भिद, उसकी संरचना एवं विकास, ये हमने पढ़ लिया है अच्छे से। हमने हर चीज को देखा है कि किस तरीके से नर युग्मक बन रहा है, किस तरीके से मादा युग्मक बन रहा है, पुंकेसर में परागकण का सूटन कैसे हो रहा है, किस तरह से आंतरिक स्तर बन रहा है, गुरु बीजाणु जनन किस तरह से हो रहा है। याद आ रहा है सब कुछ बच्चों? और फिर हम आज जो हम देख रहे हैं वो है अभ्यास प्रश्न, यानी कि इस चैप्टर को जब हमने पढ़ लिया, इसके नोट्स भी बना ही लिए होंगे, हाँ या ना? तो नोट्स हमने बना लिए हैं, तो अब हमारी क्या बारी है कि हम इनके क्वेश्चन आंसर्स को देखें। तो बच्चों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है परागकोश की भीतरी स्तर, जिसका नाम है टैपिटम, उसका क्या कार्य है। तो बच्चों, जब हमने बात करी थी इस तरह के स्ट्रक्चर की, तो हमने देखा था ये जो इस तरह की 4-5 लेयर पाई जा रही थी, जिसमें एपिडर्मिस, फिर हमने देखा था एंडोथीशियम यानी कि अंतःथीशियम, फिर हमने देखा था कि 2-3 जो है मध्य स्तर बने हुए हैं, और जो सबसे आंतरिक स्ट्रक्चर है वो है टैपिटम का। याद आ रहा है? टैपिटम में हमने देखा था कि किस तरीके से वो कार्य करती है। तो हमने ये भी देखा था कि जो टैपिटम का मुख्य कार्य है वो है भ्रूणपोष को पोषण प्रदान करना। हाँ जी बच्चों, हमें और कहीं देखना ही नहीं है कि सबसे पहले क्या करता है वो भ्रूणपोष को पोषण देता है। कौन? टैपिटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है युबिशकाय। युबिशकाय कैसे बनता है? तो युबिशकाय बच्चों किससे बनता है? हमने बात करी थी, वो भी टैपिटम में ही बनता है। टैपिटम की कोशिकाएं, यूबिस्कस बॉडीज जो बन रही थी, आया याद? फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, आप यू आंसर दोगे, देखना। 100 जो परागकण है, जो 100 परागकण है, उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए? तो आपको पता है कि एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित बीजाणु बन रहे थे, हाँ या ना? तो जब 4 बन रहे हैं एक से, यानी एक अर्धसूत्री से 4 कोशिकाएं बन रही है, अभी 4 कोशिकाएं बोल देती हूँ, एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 जो है कोशिकाएं बन रही है, तो 100 परागकण, यानी कि ये परागकण है, क्या है? परागकण। तो जब एक को अर्धसूत्री विभाजन से 4 परागकण बन रहे हैं, तो 100 से 100 परागकण, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, मैथ्स की जो है इधर देखते हैं वापस से। यदि हम बोल रहे हैं कि 4 परागकण बन रहे हैं एक अर्धसूत्री विभाजन से, क्या बन रहे हैं? 4 परागकण। ठीक है, 4 परागकण बन रहे हैं एक अर्धसूत्री विभाजन से, तो 100 परागकण बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? तो बच्चों, अपन क्या करेंगे, 25 है ना, हम भाग दे देंगे 25 का, क्योंकि हमें क्या बन रहा है, एक अर्धसूत्री से 4 बन रहे हैं, तो 100 से कितने बनेंगे बच्चों? तो 4 का भाग दे देंगे 100 में, आंसर आ जाएगा हमारा 25। आया समझ में? थोड़ी सी मैथ्स है, लेकिन ये सबसे बेसिक मैथ्स है बच्चों, ये तो सभी को आनी चाहिए कि एक से हमें 4 मिल रहा है, तो 100 से हमें 4 से हमें 1 मिल रहा है, तो 100 से हमें कितना मिलेगा? 4 का भाग दे दो, तो 25 हमारा आंसर रह जाएगा। या हम ऐसे भी डायरेक्ट कर लो ना, 25 चौक 100, यानी कि 25 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी जब हमें 100 परागकण का निर्माण करना है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मादा युग्मोद्भिद है। मादा युग्मोद्भिद क्या है बच्चों? तो मादा युग्मोद्भिद हमारा भ्रूण नहीं ना, भ्रूणपोष नहीं, सॉरी भ्रूणपोष नहीं, सहायक कोशिका नहीं। तो बच्चों, जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? भ्रूणकोश। ठीक है, भ्रूण तो कब बनेगा? जब नर युग्मक और मादा युग्मक क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, निषेचन की क्रिया करेंगे, तब भ्रूण बनेगा। भ्रूणपोष जो पोषण देता है परागकण को। ठीक है, फिर सहायक कोशिका जो अंड समुच्चय में बनती है। तो सारा जो सबसे पहला आंसर जो आएगा हमारे दिमाग में वो भ्रूणकोश होगा। आया आंसर? दूसरा है हमारा परिपक्व पॉलीगोनम जो होता है, उसके जो प्रकार हैं भ्रूणकोश में, वो कैसा होता है? तो बच्चों, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था आपको, तो मैंने एक आंसर एक लाइन पे बहुत इंडिकेशन दिया था कि जब पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण बनता है, तो हमने बोला था कि उसमें 7 कोशिकाएं बनेगी और 8 केंद्रक बनेंगे, और मैंने ये भी बताया था कि क्यों बनेगी। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हुआ, 7 कोशिकाएं बनेगी और 8 केंद्रक बनेंगे। इसमें बच्चों जब कंफ्यूज होंगे, जब आपने स्लाइड अच्छे से नहीं पढ़ी होगी या मैंने जो चैप्टर पढ़ा है वो अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज होगी, क्योंकि आपको दिमाग यार 7 केंद्रक थे, नहीं 8 कोशिकाएं थी, 8 कोशिकाएं थी, नहीं 7 केंद्रक थे। ये है मतलब ये ह्यूमन नेचर है, ये छात्रों में होता ही होता है। तो बच्चों ये सब चीज़ें क्लियर करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और वो भी क्या करना पड़ेगा, तथ्यों के साथ में। तथ्यों यानी कि जो सार्थकता है उस क्वेश्चन के आंसर की, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 7 कोशिकाएं बनती है और 8 केंद्रक बनते हैं। फिर बच्चों आवृतबीजी पादपों में एक परागकण में कितने नर युग्मक बनते हैं। मतलब हम बोल रहे हैं आवृतबीजी पादप है, एक परागकण है, उसमें कितने नर युग्मक बनेंगे। तो बच्चों 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा। बताओ कितने बनेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो है 2। अब बताओ कैसे। जब हमने ये बात करी थी कि ये 2 परागकण हैं, पराग नलिका से जा रहे हैं, दोहरा निषेचन कर रहे हैं, एक लिल संलयन करेगा, एक युग्मक संलयन करेगा, याद आ गया। तो इसका आंसर हमें रटने की जरूरत है नहीं, क्यों, सीधा आंसर आ जाएगा हमारा 2। क्यों आएगा, क्योंकि परागकण 2 आएंगे जो पराग नलिका से होकर के जाएंगे, 2 तरह का दोहरा निषेचन करेंगे, एक लिल संलयन करेगा, एक युग्मक संलयन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अति लघुत्रात्मक प्रश्न। जितना पूछा जा रहा है उतना आंसर देना है। सबसे पहली बात, टैपिटम कितने प्रकार की होती है। सीधा सीधा आंसर आएगा अमीबीय टैपिटम, क्योंकि नाम ही पूछा है। 2 प्रकार की होती है, पूछा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। नाम बताइए, अमीबीय टैपिटम और ग्रंथिलिया स्रावी टैपिटम। ठीक है, सीधा सा आंसर देना है। फिर हमसे पूछा है पॉलन किट क्या है। सीधा सीधा अपन को क्या देनी है, परिभाषा देनी है। क्या पूछा है, कीट परागित जो पुष्प होते हैं उसके परागणों की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है, जो कि क्या कहलाती है, पोलन किट कहलाती है। ये क्या करती है, परागकण को एक विशेष रंग देती है, चिपचिपाहटपन देती है, जिससे कि वो क्या कर सके, अपना क्रॉस कर सके, निषेचन की क्रिया कर सके। आगे समझ में। फिर है हमारा पराग नलिका परागकण के किस स्थल से बाहर निकलती है। तो बच्चों अपन ने बात करी थी ऐसे अंतःस्तर, बाह्य स्तर, फिर एक छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र से वो निकलते हैं परागकण। याद आ रहा है इसका आंसर। तो इसका आंसर है बच्चों जनन छिद्र। पराग नलिका, पराग जो कण है पराग नलिका से वो जनन छिद्र द्वारा निकलते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुत्रात्मक में 4th, अंड समुच्चय क्या होता है। तो बच्चों हमने जब अंदर बीजांड की बात करी थी, भ्रूण पोष की बात करी थी, कोश की, तो यहाँ पर इस तरीके से संरचना बनी थी। याद आ रहा है, ये द्विकेंद्रिक संलयन था। फिर यहाँ पर जो है वो प्रतिध्रुवी कोशिकाएं थी, और यहाँ पर जो है अंड समुच्चय बना था, जिसमें 2 सहायक कोशिकाएं थी और एक जो कोशिका थी वो अंडक था, जो कि निषेचन की क्रिया में क्या कर रहा था, मुख्य रोल अदा कर रहा था। याद आ गया। तो अंड समुच्चय क्या होता है, इस तरीके से 3 कोशिकाएं उसमें प्रेजेंट होती है। देखते हैं, भ्रूण कोश में बीजांड द्वारी छोर पर, ठीक है, इस तरीके से ये बीजांड द्वार बना हुआ था इधर, और इसी छोर पर ये 3 कोशिकाएं बनी हुई है। ठीक है, तो बीजांड द्वारी छोर की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे हम अंड समुच्चय कहते हैं। फिर है हमारे द्वितीयक केंद्रक कैसे बनता है। तो बच्चों मैंने ये देखो डायग्राम में बना दिया, ये रहा द्वितीयक केंद्रक। अब ये बनता कैसे है वो बता देती हूँ कि द्वितीयक केंद्रक जो है भ्रूण कोश में दोनों ध्रुवों, ठीक है, दोनों ध्रुव की तरफ एक एक केंद्रक क्या होगा, सलीम होगा। मतलब यहाँ से एक केंद्रक आएगा और एक यहाँ से, ये केंद्रक इधर आएगा, ये केंद्रक इधर आएगा, और बीच में द्विकेंद्रिक स्थिति बना लेगा। कोशिका के केंद्र में आकर आपस में संयोजन करके, ये देखो कोशिका केंद्र में आ गए, आपस में संलयित हो गए और द्वितीयक केंद्रक इन्होंने बना लिया। फिर बच्चों हम देख रहे हैं कि अति लघुत्रात्मक प्रश्न का नागफनी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। यानी कि जो नागफनी है उसमें बीजांड के प्रकार, जब बीजांड के प्रकार पढ़े थे तो हमने देखे थे बहुत सारे बीजांड थे, बहुत अलग तरीके से बने हुए थे। तो नागफनी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, तो नागफनी में कुंडलित बीजांड पाया जाता है। जो बीजांड की संरचना है वो कैसी है, कुंडलित है। फिर हम देख रहे हैं कि
टैपिटम के कार्य लिखिए। तो बच्चों जो टैपिटम है उसका क्या कार्य है तो मैंने पहले बता दिया है, वो पोषण देती है बेसिकली, ठीक है। तो इसके बहुत सारे कार्य हैं, आप देख लीजिएगा कि टैपिटम जो है परागकोश को पोषण प्रदान करती है, ये वृद्धिशील बीजाणु मात्र कोशिका के निर्माण में सहायक है, ये प्रोयोबिस काय बनाने में सहायक करती है, और ये जो इसमें एंजाइम होता है एक IAA, उसके स्रावण से क्या होता है परागकणों की प्रारंभिक वृद्धि जो होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये वर्तिकाग्र में निषेचन की क्रिया करवाने के लिए भी टैपिटम जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है। फिर हमने देखा कि परागकण की संरचना का वर्णन कीजिए। तो बच्चों हमने परागकण की संरचना जो देखी थी उसमें हमने देखा था, देखिए मैं डायग्राम के द्वारा बता देती हूँ। ये बाह्य चौल थी, इसमें क्या था जनन छिद्र थे, ये अंतः चौल थी, याद आ रहा है, एक बड़ी कोशिका बन रही थी, एक छोटी कोशिका केंद्र कोशिका बन रही थी, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, लिखना है कि बाह्य चौल क्या क्या होता है और अंतः चौल में किस तरह से बनी हुई होती है और क्या इसका काम होता है। फिर हम देखेंगे युबिष्काएं क्या होती है। तो बच्चों टैपिटम से ही युबिष्काएं बॉडीज बनती है, ठीक है। स्रावी ग्रंथिकल टैपिटम की कोशिकाओं में एक वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। जो टैपिटम के दो तरीके से देखा था, अमीबीय टैपिटम और स्रावी टैपिटम। तो स्रावी टैपिटम है उसमें गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है जिसको हम प्रोयोबिस काय कहते हैं। इसमें क्या होता है स्पोरोलेनिन नामक एक पदार्थ होता है जो कि परागकणों के निर्माण में सहायक होता है। फिर हम देख रहे हैं एक प्रारूपिक बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि इसमें हमें क्या बताना है, बीजांड का चित्र बनाना है जिसको हमें नामांकित करना है, यानी कि उसकी हर संरचना के नाम के बारे में भी हमें यहाँ लिखना है कि नाम, ये निभाग है तो निभाग जो है वो कहाँ की, मतलब बीजांड में किस तरफ की तरफ संरचना है उसको इंडिकेट करना है। बीजांड द्वार है वो किधर बना हुआ है, या एक जो नलिका है वो किधर है, प्रतिध्रुवी जो समुच्चय है वो कौन से हैं, अंड समुच्चय की कोशिकाएं कौन सी है, वो सब हमें यहाँ पर इंडिकेट करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश, यानी कि जो भ्रूण कोश है उसमें पॉलीगोनम हो रहा है, यानी कि क्या बताना है 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक के बारे में हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, 3 कोशिकाएं ये निभाग की तरफ है तो हम ये निभाग की तरफ है तो ये हो जाएगी प्रतिमुखी कोशिकाएं, और जो बीजांड द्वार की तरफ कोशिकाएं हैं वो हो जाएगी अंड कोशिकाएं। फिर जो बीच में 2 केंद्रक सलेंत होते हैं ध्रुवों से आकर के कोशिका के केंद्रक में, उसको हम बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। यहाँ पे जो सलयन होता है वो केंद्र की या सलीन कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती है। फिर हम देख रहे हैं कि ऋजु व प्रतीप बीजांड में क्या अंतर है। तो बच्चों हमने देखा था बहुत सारे बीजांड के प्रकार हमने पढ़े थे कि कोई जो है वो समकोण तरीके से है, कहीं पर जो निभाग है और जो बीजांड द्वार है उसकी संरचना आपस में सेम कंडीशन पे सेम पोजीशन पे आ गई। इस आधार पे हमने बहुत सारे अंतर देखे थे। तो यही है सेम कि यहाँ पर हमसे 2 तरह के जो बीजांड है वो पूछे गए हैं, ठीक है। एक तो है ऋजु बीजांड के बारे में, एक है प्रतीप बीजांड के बारे में। तो बच्चों हम कुछ बच्चे क्या करते हैं, मतलब जिनको देखो हर चीज़ को गाइड करना होता है, उन बच्चों को नहीं पता होता है। तो मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाह रही हूँ कि जब भी आपसे अंतर पूछा जाए, ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन में अंतर पूछा जाए तो आप इस तरीके से क्या बनाएं, इंडेक्स बनाएं। यदि उसमें उदाहरण है तो उदाहरण दीजिए, यदि उसमें कोई डायग्राम है तो आप उसमें डायग्राम दीजिए। इससे क्या होगा बच्चों, जो सामने वाला एग्जामिनर है या आप जहाँ पर भी अपना प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, जरूरी नहीं है आंसर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पूरे लाइफ के लिए बता रही हूँ। यदि आपको किसी चीज़ में कंपैरिजन करना हो, अंतर बताना हो, तुलना बतानी हो, तो आप इस तरीके से इंडेक्स बनाकर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको भी चीज़ें मतलब इलोब्रेट करने में, इसको समझाने में आसानी होगी और सामने वाले को भी आसानी से समझ में आएगा। तो इस तरीके से हमने ऋजु बीजांड और प्रतीप बीजांड के बारे में देखा, उसका डायग्राम भी दे दिया और उसका एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल भी उसमें आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पराग जो निबंधात्मक क्वेश्चन है बच्चों, अब है ऐसे टाइप क्वेश्चन। ऐसे टाइप में हम कह सकते हैं कि हमें पूरा चैप्टर का एक एक जो टॉपिक है ना, एक एक जो विषय वस्तु है उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा सारांश में यानी उसको समराइज करना पड़ेगा छोटे रूप में अपनी भाषा में। उस चैप्टर का सार हमें, उस टॉपिक का सार हमें यहाँ देना पड़ेगा जब हमसे निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे तब।
तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, परागकोश की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि हमसे क्या पूछा गया है, परागकोश में 3 संरचनाएं होती है बच्चों, मतलब पुंकेसर की नहीं पूछ रहे हैं, परागकोश की पूछ रहे हैं। यानी कि जब हमने बात करी थी तो ये था पुतंतु, ये द्विपालित परागकोश, यहाँ पर योजी, फिर यहाँ पर वो 4 चैम्बर, याद आ रहा है। तो हमसे अभी इस वाले जो पॉइंट की है उसके बारे में पूछा गया है कि इस वाले पॉइंट को इलोबरेट कीजिए, इस वाले परागकोश के बारे में बात कीजिए, और वो भी सचित्र वर्णन। बच्चों सचित्र वर्णन यदि पूछते हैं तो डेफिनेटली आपको वहां पे डायग्राम बनाना ही बनाना है। यदि आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, चाहे आप लिख लो। समझ में आ रही है बात? और डायग्राम भी बड़ा खूबसूरत बनाओ बच्चों। जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे डायग्राम्स बनाते हैं, अच्छे अच्छे कलर पहन लो, लेकिन 3 कलर हमें यूज नहीं लेना चाहिए। कौन कौन से? रेड, पिंक एंड जो एक हो गया ग्रीन कलर। हमें ये तीनों रंग की जो पेन है वो आप अवॉइड करो, क्योंकि ये अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो परागकोश में हमें सारा बताना है। पुंकेसर क्या है, ये नर जनन अंग है, फिर उसमें परागकोश के बारे में बताना है, चैम्बर्स के बारे में बताना है। देखो जैसे यहाँ पर अभी डायग्राम आएगा, ये जो डायग्राम आया, ठीक है, ये हमने पूरा हमने बताया पुंकेसर, फिर इसके अंदर हमने परागकोश बताया, फिर उसके चैम्बर्स के बारे में बताया, ठीक है, फिर हमने उसकी परागकोश की भी भित्तियों के बारे में बताया, फिर उन भित्तियों को भी हमने यहाँ पर क्या किया, इलोबरेट किया कि हाँ अंतर भित्ति कैसी है, बाहरी भित्ति कैसी है, किसका क्या क्या कार्य है, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन है लघु बीजाणु चतुष्क। बच्चों यहाँ पर पूछ रहे हैं जो लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु टेट्राड की कंडीशन में बनते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, सचित्र उल्लेख कीजिए। यानी कि आपको उल्लेख कर रहा है किसके साथ में, चित्र सहित उल्लेख करना है, और उदाहरण है तो दीजिए ताकि सामने वाले को लगे कि आपको ये सारा अच्छे से पता है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर बता दिया इस तरीके से। देखो हमने डायग्राम दिया है क्योंकि डायग्राम हमसे पूछा है, तो हमने ये सारी चीजें बता दी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बीजांड के विभिन्न प्रकार। अब बीजांड की संरचना तो हमसे पूछ ली, अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, बीजांड के प्रकार। जैसे अपन ने रीजु और प्रतिभ, अब यहाँ पर अंतर नहीं पूछा है, यहाँ पे सारे बीजांड के प्रकार पूछे, वो भी सचित्र वर्णन के साथ। यानी कि हमें क्या करना है, इनका सचित्र वर्णन करना है, डायग्राम इसमें इंक्लूड करना है, नेमिंग जरूर करना, नेमिंग यानी कि नामांकन उनको जरूर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से बीजांड का देखो कहाँ पर द्वार है, किस तरह से नाभिका होती है, ये संरचना हमें बतानी है, क्योंकि इसी आधार पे तो हम बता रहे हैं कि इसका प्रकार ये होगा भाई, जो नाभिका के समान है, या फिर जो बीजांड द्वार के साथ में बीजांड की संरचना एक सीध में है। इस तरीके से हमने बीजांड के प्रकार देखे थे। फिर हम जो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा आवृत बीजी पादप में नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन का। अब नर युग्मोद्भिद कैसे बन रहा है, यानी कि लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु पर्ण, फिर परागकण बन रहे हैं, वो कैसे परागकोश से स्फोटित होते हैं, ये सब चीजें याद आ रही है। डायग्राम बनाना है, इसमें ये चीजें बतानी है, ठीक है बच्चों। फिर हमने देखना है लास्ट हमारा क्वेश्चन जो बचा है वो है आवृत बीजी पादप में भ्रूण कोश के परिवर्तन। अब बच्चों भ्रूण कोश का परिवर्तन कहाँ होता है, गुरु बीजाणु धानी में, हाँ है ना। भ्रूण जो है इसमें आपको बताना है गुरु बीजाणु धानी क्या होती है, किस तरीके से गुरु बीजाणु पर्ण का निर्माण होता है, किस तरह से कोशिकाएं बनती है, अंड कोशिका कैसी बनती है, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कैसे बनती है, किस तरीके से जो केंद्रक है उनका संलयन होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें पूरा डायग्राम के साथ ये बताना है। तो बच्चों ये हमारे चैप्टर के आज क्वेश्चन आंसर भी फिनिश हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है पहली बात। दूसरी बात, इन क्वेश्चन आंसर को तब याद करना है या तब समझना है जब आपने पूरे नोट्स बना लिए हो चैप्टर के, ताकि बच्चों ये आंसर आपको समझ में आ सके, आपको ये समझ में आए कि कौन से प्रश्न का कैसा उत्तर हमें देना है, किस तरह का डायग्राम इसमें इंक्लूड करेंगे। जब तक बच्चों चैप्टर ही आपने नहीं समझा, आपने उसके नोट्स नहीं बनाए, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपसे मेरी एक कहते हैं दरख्वास्त भी है कि नोट्स जरूर बनाएं बच्चों, स्लाइड्स को बार बार देखें, तभी आप आगे बढ़े, ठीक है। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में, धन्यवाद।